हेलो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 1 जारी है। पहले 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 11th वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है? एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। ठीक है, ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व किए हैं। फिर भी देखेंगे पैराबोला का टाइप कौन सा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओपन होने वाला पैराबोला। एंड द लाइन, एंड लाइन कौन सा है? 2y इज इक्वल टू एक्स। दोनों में भी कांस्टेंट एब्सेंट है, इसका मतलब दोनों के भी जो ग्राफ्स आएंगे दे विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ्स इधर ओपन होगा पैराबोला। अब क्या करते हैं, ये लाइन और पैराबोला इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते हैं। तो जब भी किन्हीं दो इक्वेशंस के ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना होता है, तब बेटा उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। तो अगर मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हमारे पास मेथड्स है, जिसके अंदर एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन वाला, है ना। तो यहां पर आपको x दिख रहा है, यहां पर भी x दिख रहा है, तो आप इस इक्वेशन से x का वैल्यू यहां पर रखिए। या फिर आप लोग ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट किया जा सकता है। तो तब आपको जो y के दो वैल्यूज मिलेंगे, उन दो वैल्यूज से आपको x के दो वैल्यूज मिलेंगे, और वो दो पॉइंट्स रहेंगे, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, जो दो पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है। ठीक है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इसको अगर मैं लेफ्ट में ले लूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दोनों में से देखो y को कैंसिल करने की भूल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पक्का पता नहीं कि y 0 है या नहीं। y 0 हो सकता है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सो y को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, या तो y 0 होना चाहिए या फिर y माइनस 2 0 होना चाहिए, मतलब कि y 2 होगा। तो जब y 0 होगा तब x का वैल्यू क्या होगा, दोनों में से किसी इक्वेशन में डालिए, वैल्यू सेम मिलेगा। y 0 होगा तब इंप्लाइज x भी 0 होगा, और जब y का वैल्यू 2 रहेगा तब x का वैल्यू रहेगा 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लाइन जिन दो पॉइंट्स में से पास होने वाली वो पॉइंट्स भी मिले। ये लाइन ओरिजिन में से पास होती है, ये तो वैसे भी समझ में आया था क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट था। तो ये 0,0 में से पास होगी, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 4,2 है, तो इसको 4 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। सो ये बन गया पॉइंट 4,2। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा। अब इन दो पॉइंट्स में से पास होने वाली वो लाइन है, ठीक है, ये वो लाइन है 4,2, 2y इज इक्वल टू एक्स। और आपका जो पैराबोला है वो किधर ओपन होने वाला है, वो इधर और इधर ओपन होगा। तो आपका पैराबोला भी पास होगा, वर्टेक्स ओरिजिन है और इधर इसमें से पास होने वाला है। तो अभी आपको जो रीजन बाउंडेड होगा इस लाइन से और पैराबोला से वो कौन सा वाला है, ये वाला रीजन है। तो हमने कई सारे ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जिसका लेंथ हमारे पास है। कितना लेंथ है इसका, तो देखिए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो ये लेंथ बन गया 4, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो ये लेंथ बन गया 2। तो हमें इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एरिया तो अपने आप मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो कितना चला बन जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमें क्या करना है, ये ग्राफ है आपके पास 0 से लेकर तो 4 तक लिमिट्स दिए हुए हैं, तो ग्राफ के बिलो का एरिया निकाल सकते हो डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करके। तो वो एरिया निकालिए और उसमें से ये 4 स्क्वायर यूनिट सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो ग्राफ बन जाएगा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। हमेशा याद रखना, जब भी आप फंक्शन ले रहे हो जिसको इंटीग्रेट करना है, तो वो आपका, जब आप लिमिट्स अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स रहेगा। तो आप y इज इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, ना उसका पावर चाहिए और उसके आजू बाजू में कोई चाहिए, कुछ भी नहीं, सिंपली y चाहिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेजना होता है। तो उस हिसाब से y इज इक्वल टू रूट एक्स बन गया ये। अब इसके बिलो लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर तो 4 तक। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया
रिक्वायर्ड एरिया हम सीधा लिखेंगे 0 से 4 तक फंक्शन है रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स मतलब x⁻² dx। और ये जो भी एरिया आएगा, क्योंकि ये जो हम लोग एरिया निकाल रहे हैं ये पूरा का पूरा निकाल रहे हैं, इस कर्व के नीचे का और यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया आएगा। सो इस एरिया में से आपको ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा वाला एरिया, ये 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करो तो आपको मिलेगा 2/3 इंटू x⁻³ और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है -4, ठीक है। सो 2/3 कांस्टेंट है, 4 अपर लिमिट है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। ये -4 है। सो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और 2 का क्यूब आएगा 8। सो 8 2 16/3 -4। अब इसको कैलकुलेट करो तो 16 - 12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12/3, 16 - 12/3 दैट इज 4/3 स्क्वायर यूनिट। सो फाइनली आपका आंसर आया है 4/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, जो कि सही है। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y = cos 3x, x is less than or equals to π/6 and it is greater than or equals to 0 and x axis। अब यहां पर एक चीज ध्यान में लीजिए, cos 3x दिया है। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम लोग ग्राफ्स देखते हैं, सो cos x का ग्राफ तो हमें पता है, लेकिन अगर एंगल मल्टीप्लाइड किया जाता है किसी कांस्टेंट नंबर से, तब आपका जो ग्राफ होता है तो वो ग्राफ उसका पीरियड चेंज हो जाता है। पेरियोडिसिटी आपको प्रॉपर्टी पता है ना। तो cos x का ग्राफ कैसे होता है बेटा, देखिए हमें पता है cos x का पीरियड क्या होता है 2π। पीरियड का मतलब क्या होता है कि उतने इंटरवल में आपका पूरा ग्राफ रिपीट होगा आफ्टर दैट इंटरवल, मतलब उतने टाइम पीरियड में आपका पूरा का पूरा ग्राफ फिर से रिपीट होने वाला है। सो इसका 2π पीरियड होता है cos x का, तो इसका मतलब क्या 2π पीरियड में पूरा का पूरा ग्राफ रिपीट होगा, मतलब वही वैल्यूज आपको फिर से मिलेंगी। तो आपको पता है cos का रेंज होता है -1 से 1 तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ π/2, फिर ये आएगा π, फिर 3π/2 और 2π, ठीक है। सो इधर भी ले लेता हूँ -π/2 -π -3π/2। अब बेटा cos 0 का वैल्यू आपको पता है 1 है, तो आप लोग ग्राफ जब निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार इसका ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसका ग्राफ ले लेता हूँ, तो ये इसका टाइम पीरियड है 2π - 0 दैट इज 2π, मतलब ये ग्राफ, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है दिस विल रिपीट अगेन, होल ग्राफ विल रिपीट अगेन इन द आफ्टर 2π टाइम पीरियड। अब ये तो cos x का ग्राफ है, इसको भी आप नीचे ले सकते हो इस तरीके से इधर, ठीक है, और ये ऐसे बढ़ते जाएगा, उधर भी बढ़ेगा इनफाइनाइट। अब ये cos x का ग्राफ है। देखिए जब आप cos ax का ग्राफ निकालते हो, a का मतलब क्या, x को कोई ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तब पीरियड कैसे चेंज हो जाता है। देखिए अब cos x के लिए पीरियड, ये जो ग्राफ है दिस इज cos x, y = cos x का ग्राफ है, और इस फंक्शन का पीरियड है 2π, मतलब हर 2π इंटरवल के बाद में ग्राफ पूरा का पूरा रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां तक भी पकड़ सकते हो, ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि इसके अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ आता है, फिजिक्स की भाषा में बोला जाए तो, मतलब एक चढ़न और एक दूसरी उतरन, है ना, तो स्पीड ब्रेकर। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का ग्राफ है, तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है, इसका अगर टाइम पीरियड आपको निकालना है तो आप इसका और इसका डिफरेंस लीजिए मॉडुलस के अंदर, तो क्या मिलेगा आपको 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस ऑफ -π/2, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2π। सो ये इसका पीरियड हो गया, मतलब ये जो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक पूरा जो वैल्यूज आपको मिली है यहाँ से यहाँ तक, इनपुट्स के लिए अलग अलग आपको वैल्यूज है ये, इसका मतलब क्या होता है आपके अलग अलग इनपुट्स के लिए आपके पास अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। अब यही ग्राफ पूरा का पूरा रिपीट होगा आगे के 2π इंटरवल में, फिर इतना पूरा ग्राफ रिपीट होगा, मतलब ये एक और ये दूसरा, ये पूरा
इतना ग्राफ रिपीट होगा 2 पाई इंटरवल में। ये cos x के लिए है। लेकिन जब ये जो आपका x है, ये x अगर ax बन जाता है, तब ऐसे सिचुएशन में आप इसका पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूं। इस ax को आप इक्वेट कीजिए इसके स्टैंडर्ड पीरियड से। सो ax इज इक्वल टू 2 पाई बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू बनेगा 2 पाई बाय a। ठीक है, तो जैसे x इज इक्वल टू 2 पाई था, मतलब इसका पीरियड, ऐसे समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, तो x इज इक्वल टू 2 पाई बाय a इसका पीरियड बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर 3x यहां पर दिया हुआ है, तो अगर आपको cos 3x का ग्राफ निकालना है, तो आप इस 3x को cos 3x में के ये जो 3x एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई करेंगे। सो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई बाय 3। मतलब पहले आपका जो पीरियड था वो 2 पाई होता था, अब क्योंकि फंक्शन cos 3x बन गया है, मतलब आपने जो भी एंगल इनपुट देंगे उसका 3 टाइम्स इनपुट लेना है, तब ऐसे सिचुएशन में आपका जो पीरियड है वो 2 पाई बाय 3 बन गया है। इसका मतलब समझ रहे हो? अब 2 पाई बाय 3 कितना छोटा एंगल होता है? 2 पाई बाय 3 मतलब समझ रहे हो आप? 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? 120 डिग्री का, मतलब ये आपका 90 है और इसके आगे यहाँ तक। तो ये जो आपका पूरा ग्राफ है ना, जो एक जो पूरा ये है आपका, तो ये पूरा का पूरा बैठ जाएगा बस इसके अंदर, इस तरीके से कुछ मान लीजिए। समझ रहे हो? ये सही नहीं है मैं जो निकाल रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना है, मैं समझने के लिए बोल रहा हूं आपको, कि ये जो बैठ जाएगा आपका ये पूरा का पूरा ग्राफ, मतलब 0 से लेकर जो भी आप 2 पाई इंटरवल लेंगे, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक लिया है हमने, इसको छोड़ देते हैं, यहां से यहां तक हमने लिया है, तो ये जो ग्राफ cos x का ग्राफ कहां से कहां तक आ रहा था? 0 से 2 पाई तक। इतना बड़ा इसका टाइम पीरियड था, सॉरी पीरियड था इसका। अब क्या होगा, ये पीरियड कम हो जाएगा, मतलब ये यहां तक श्रिंक हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा आपका ग्राफ। तो जैसे जैसे यहां पर इसका जो कोएफिशिएंट होता है ये बढ़ते जाता है, आपका पीरियड कम हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, आपका जो ग्राफ है पहले 0 से 2 पाई तक आपका पीरियड रहता था, अब पीरियड कम हो गया है, मतलब उतना जल्दी रिपीटेशन होगा पूरे ग्राफ का आपके। पहले क्या होता था, 0 से 2 पाई के बाद में वैल्यूज फिर से वही आने लगती थी, अब क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ द वैल्यू हो जाएगा सीधा 3 पाई बाय 2 पाई बाय 3 के बाद में, मतलब यहां से यहां तक पूरा ग्राफ बन जाएगा, फिर वहां से यहां तक पूरा ग्राफ ऐसे। तो आप यहां पर कोएफिशिएंट जितना बड़ा करते हो उतना जो पीरियड होता है वो कम होते जाता है, कम इसमें आपका कंप्लीट हो जाता है पूरे वैल्यूज उसके। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझनी है। तो यहां पर हमें जो फंक्शन दिया है जिसका हमें कर्व निकालना है वो है cos 3x। तो जब आप cos 3x के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा इतना ग्राफ है, तो ये कहां से कहां तक बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा पूरा कुछ इस प्रकार से, देखिए ये ऐसे इतना हो जाएगा, और ये है आपका 2 पाई बाय 3। ठीक है, और आपको x जो लेना है, x इज इक्वल टू 0, मतलब ये y एक्सिस, x का मिनिमम वैल्यू क्या है, x इज इक्वल 0, y एक्सिस, फिर x इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब देख लीजिए 2 पाई बाय 3 अगर यहाँ पर है, पाई बाय 2 यहाँ पर है, पाई बाय 2 मतलब 90 और पाई बाय 6 मतलब 30, मतलब क्या हो रहा है, बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको जो एरिया निकालना है, आपका जो ग्राफ है ओरिजिनली cos 3x का जो, वो यहां से यहां तक है, और cos पाई बाय 6 का जो लाइन है वो कुछ ऐसे यहां से पास हो रहा है, मानते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आपको जो ग्राफ निकालना है वो x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, और ये फंक्शन और ये लाइन, मतलब ये आपको निकालना है, इतना एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो समझने के लिए बोल रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे, तो आपके पास इसका फंक्शन तो है, कर्व तो है, दैट इज cos 3x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट कहां से कहां होगा, 0 से लेकर तो पाई बाय 6 तक। सो 0 से लेकर तो पाई बाय 6 लिमिट रहेगा आपका। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 3x बाय 3। सो अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 को बाहर लेते हैं,
अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3π/6 और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। सो 1/3 ये π/2 मतलब sin 90 का वैल्यू 1। सो फाइनल आंसर विल बी 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये सब करने की तो ज़रूरत थी नहीं, आप डायरेक्टली भी ये फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन समझना ज़रूरी था आपको कि एरिया आप कौन से रीजन का निकाल रहे हो, इसलिए मैंने आपको ग्राफ वगैरह निकाल के बताया। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। The area bounded by y is equals to root x and line x is equals to 2y plus 3 x axis in first quadrant and x axis है, मतलब कौन कौन एरिया रीजन को बाउंड कर रहा है ये सबसे पहले समझना जरूरी है, और कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपके पास है ये फंक्शन, ये लाइन और एक्स एक्सिस, ये तीनों मिलके एरिया को बाउंड कर रहे हैं, लेकिन जो रीजन है, जो बाउंड होने वाला रीजन है, वो हो सकता है एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर भी हो रहा हो। तो इसलिए अगर वो सिर्फ इतना कहते कि एरिया बाउंडेड बाय दीज 3 लाइंस, कर्व्स, जो भी है कर्व्स एंड लाइंस, तब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जो एरिया है उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। सॉरी, इसलिए उन लोगों का स्पेसिफिक ये कहना है कि भैया जो रीजन बाउंड होने जा रहा है वो शायद फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर भी है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ग्राफ निकालेंगे। सो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बेसिकली होता कैसा है, ये आपको स्क्वायर रूट का ग्राफ आपको लोगों को पता है कैसा होता है स्क्वायर रूट का ग्राफ। देखिए x और y मतलब रूट एक्स, आप थोड़े से पॉइंट ले लीजिए। सो 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, 1 का वैल्यू होता है 1। तो जैसे जैसे आप x एक्सिस के ऊपर वैल्यू बढ़ाते जाते हो, y एक्सिस के ऊपर का भी वैल्यू बढ़ता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत कम बढ़ता है ना। मतलब जैसे आप अगर मान लीजिए x अगर आप 4 ले लेते हो तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 2, x अगर आप 9 लेते हो तो y का वैल्यू मिल रहा है 3, x अगर आप 16 लेते हो तो y का वैल्यू मिलेगा 4। इस प्रपोर्शन में वैल्यू चेंज होते जाता है। तो जब आप ग्राफ की बात करेंगे इसके, y इज इक्वल टू रूट एक्स के ग्राफ की बात की जाएगी, तब ये 0 है, ये 1, फिर अगर यहां पर 1 ले लेते हैं, यहां पर 4 मानेंगे। अब देखो एग्जैक्ट ग्राफ तो मिलने से नहीं रहा हमें, सो 2 3 4, तो होता क्या है, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1, 4 का मिलेगा 2। तो मतलब कंसिडर करो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते तो जाएगा ये, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर 1 लाख का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपको थोड़ी ना नीचे मिलेगा, तो ऊपर ही मिलेगा। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ठीक है ना। अब ये हो रहा है y इज इक्वल टू, हमें नेचर समझ में आ गया ग्राफ का कि y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बेसिकली होगा कैसे, तो ये इस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस तो हमारे पास है ही ये ऑलरेडी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। अब इसके अंदर कांस्टेंट है, मतलब कि ये लाइन पास नहीं होगी ओरिजिन से। तो बहुत सिंपल तरीके से इसका आप इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल दो। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, इसको लेफ्ट में ले लिया और राइट में 3 है, तो इसको अगर आप डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो आपको मिलेगा इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट बन गया 3, और बात करेंगे अगर y इंटरसेप्ट की तो आपको मिलेगा, देखो ये साइन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होता है, x बाय प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 होता है। सो इसको अगर मैं नीचे लूँगा तो माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1 है। सो ये आपका x इंटरसेप्ट है, मतलब कि आपकी लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। x के डिनोमिनेटर में जो होता है वो उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, और इसका मतलब होता है कि ये जो आपकी लाइन है ये x एक्सिस को 3,0 में कट कर रही है। तो कहीं पर भी ये 1 है तो मान लेते हैं ये 3 है। सो यहाँ से आपकी लाइन इस पॉइंट में से जाने वाली है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका, माइनस 1.5 है, तो यहाँ पर माइनस 1.5 है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी लाइन पास होगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं माइनस 1.5। इसलिए उन्होंने कहा था कि उनको पता था कि आपका जो ग्राफ है बाउंडेड रीजन जो रहेगा वो नीचे भी जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, इसलिए उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा है। अब देखिए हमें ग्राफ बेसिकली एरिया कौन से रीजन का निकालना है, तो ये जो ग्राफ है यहाँ तक यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, फिर ये लाइन है और फिर ये एक्स एक्सिस है, मतलब इतने रीजन का आपको एरिया निकालना है।
अब कैसे निकालेंगे? तो ये जो कर्व है इसका तो फंक्शन है, इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है y इक्वल टू रूट एक्स। अब हमें चाहिए यहां तक का आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, देखो ये तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 3,0 है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हम अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो उससे हमें हो सकता है कि क्या मिल जाएगा, हो सकता है क्यों, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं दोनों साइड का स्क्वायर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मिल रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मेरे को सपना आया था कि मैंने इसका स्क्वायर क्यों लिया। देखो मुझे अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ है, मतलब x का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2y + 3। तो अगर आप इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हो तो आपको x ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब आप सीधा x का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख सकते हो, जिससे आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो आप x का वैल्यू यहाँ पर रखिए तो आपको मिल रहा है, इसको हटाओ क्या अभी, इसका काम हो गया है, वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू आपके पास 2y + 3। सो इसको लेफ्ट में ले लो, y स्क्वायर - 2y - 3 = 0। अब बेटा हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन -3 आता है। सो -3 और उनका एडिशन -2 आएगा, -3 + 1। सो y स्क्वायर - 3y + y - 3 = 0 है, ठीक है। चलिए, सो y कॉमन निकलेगा, y - 3 बचेगा, +1 y - 3 बचेगा, = 0। सो y - 3 एक ब्रैकेट में आएगा, y + 1 दूसरे ब्रैकेट में आएगा, = 0। सो दिस इंप्लाइज y = 3 और y = -1। सो आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं जहां पर आपका ये कर्व इंटरसेक्ट करता है लाइन को, ठीक है ना। तो दो जगह पर y = -1, ठीक है। तो हमें x की वैल्यूज क्या क्या मिल रही है वो देख लेते हैं एक बार। सो जब y का वैल्यू 3 रहेगा तब x का वैल्यू रहेगा 9, ठीक है। और जब y का वैल्यू -1 रहेगा तब x का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में नहीं आ रही मेरे कि हाँ ठीक है, सही है। तो x अगर आप 1 लेते हो और y -1 है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज ऑन योर लाइन, ठीक है, ये लाइन के ऊपर है पॉइंट। और उनका ये कहना है कि ये इस कर्व के ऊपर भी है पॉइंट। अब हमने जो जिस तरीके से निकाला है भैया, तो इसके ऊपर तो ये नहीं दिख रहा है हमें, है ना। x का वैल्यू ठीक है। चलिए, तो हमें ये तो मिल गया भैया, क्या कि जब x 9 रहेगा तब आपका y 3 रहने वाला है, ठीक है। सो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये बेसिकली है आपका 9 और 3 वाला पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक आपका रहेगा डिस्टेंस 9। सो मैं यहाँ पर 9,3 लिख देता हूँ, हमारा काम तो बन गया। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग इस ग्राफ के अंडर आने वाला और 0 से लेकर तो 9 तक का पूरा एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हटा देते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, ये 3 है और ये 9 है। सो 9 - 3 ये डिस्टेंस है 6 और ये डिस्टेंस कितना है 3 है।
तो ये तो बात पक्की है कि इसका एरिया हमें पता चल गया। कितना इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6 3 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 स्क्वायर यूनिट आ गया इस रेक्टेंगल का एरिया। अब हम लोग निकालेंगे इसका एरिया। सो x⁻² इस ग्राफ का इक्वेशन है dx, और इसके लिमिट से 0 से लेकर तो 9 तक, ठीक है। तो ये पता है आपको इसका इंटीग्रेशन x⁻³ और लिमिट से 0 से 9, ठीक है। सो 2/3, और ये है आपके पास इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 3 का क्यूब आएगा 27, और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 मिलेगा। सो 9 18, तो टोटल एरिया मिल रहा है आपको 18 जी। और 18 में से अगर आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 9 स्क्वायर यूनिट विल बी द आंसर। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। सो 13 इज 9 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। सो आपने इसके नीचे का एरिया जो निकाला वो आया 18, और ये ट्रायंगल का एरिया था 9। सो 18 - 9 दैट इज आपको मिला 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एंड लाइन, ठीक है। इलिप्स और लाइन ने जो एरिया बाउंड किया है उसका हमें निकालना है एरिया। अब इलिप्स स्टैंडर्ड है, दैट इज x² + a² + y² = b² = 1। आपको बताइए ये इलिप्स कैसे होता है। तो ये इलिप्स कुछ इस प्रकार होता है, अंडे जैसा शेप होता है इसका, ठीक है ना। और यहाँ पर ये होता है a,0 और ये होता है 0,b। अब सबसे मज़ेदार जो बात है, आपके पास ये एलिप्स है और दूसरा जो लाइन है वो है x/a + y/b = 1। अगर आप इस लाइन के इक्वेशन को देखेंगे तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के अंदर देखा था कि लाइन को कितने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जा सकता है अलजेब्रिकली। मतलब लाइन जो है आपका वो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, उसके बाद में स्लोप पॉइंट फॉर्म, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स, नॉर्मल फॉर्म होता था। उसी तरीके से आपने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखा था। तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। इससे हमें क्या पता चलता है कि आप देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे बेहतरीन फॉर्म होता है लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। ये चीज़ अगर 10वीं के बच्चों को पता चल गई तो 10वीं के बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10th के बच्चों को क्या होता है ना, वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफिकल मेथड से। तो जब ग्राफिकल मेथड आप लोगों ने भी किया होगा 10th के अंदर, तो ग्राफिकल मेथड में उनको क्या करना पड़ता है, वो टेबल निकालना पड़ता है। तो टेबल में उनको 3-4 वैल्यूज निकालनी पड़ती है, तो वो प्लॉट करनी पड़ती है और फिर वो लाइन निकालते हैं। तो उसमें काफ़ी सारा समय चला जाता है। अब उनको पता ही नहीं कि लाइन को आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हो। अब इंटरसेप्ट का मतलब ही उनको पता नहीं होता। अब डबल इंटरसेप्ट से क्या होता है कि कोई भी लाइन आपको दी है और अगर आप उस लाइन को इस फॉर्मेट में लाते हो x/a + y/b = 1 फॉर्म में, तो x के नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है x इंटरसेप्ट और ये होता है y इंटरसेप्ट। मतलब क्या कि आपकी लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट में कट कर रही है और y एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये होता है a,0, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर का, और ये पॉइंट है ये, मतलब आपकी लाइन पास हो रही है इसमें से। तो आपका इलिप्स था ये अंडा और ये लाइन इसमें से जा रही है। तो आप लोग इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके पहले कुछ मेरे ख्याल से 9th या 10th वाला एग्जाम्पल था जो हमने देखा था कि जिसके अंदर हमने इस पूरे एलिप्स का एरिया निकाला था जो आया था π/ab। तो ये चारों के चारों, क्योंकि इलिप्स जो है वह सिमेट्रिक होता है x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और ओरिजिन के अलॉन्ग भी। तो क्योंकि ये अंडे के 4 जो पार्ट है ये चारे के चारों इक्वल होते हैं एरिया में। तो अगर इन चारों का एरिया, मतलब इस पूरे एलिप्स का एरिया अगर π/ab है तो इस एक पार्ट का एरिया क्या रहेगा, π/ab/4। तो इस एक पार्ट का एरिया आपको पता है π/ab/4 है। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। तो ये तो आपको पता है लेंथ a है, यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। तो ये लेंथ a है और हाइट b है। तो a × b, हाफ इंटू a × b बन गया इसका एरिया। तो आप π/ab/4 में से हाफ ab सब्ट्रैक्ट कर दो तो बात खत्म हो गई, ठीक है। सो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो रीजन दिया है उसका एरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जगह की कमी के कारण मैंने यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 15। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत बार देखा है हमने।
एरिया बाउंडेड बाय दी पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब ये कैसी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिन में से पास हो रही है और y इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब इंक्लिनेशन इस लाइन का 45 डिग्री है। तो आप क्लियरली इस लाइन को निकाल सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अब इस लाइन का पैराबोला, ये पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब ऊपर ओपन होने वाला पैराबोला है, ठीक है ना। सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऊपर ओपन होने वाला, क्योंकि इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, क्योंकि आप x की जगह 0 रखेंगे तो y 0 मिलेगा। और दूसरी बात, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड y है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करो, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स एक्स को कैंसिल मत कर देना, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर इसको लेफ्ट में लाया इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकला तो ब्रैकेट के अंदर बचा x माइनस 1, सो एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 आपके पास है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 है आपके पास। सो हाँ, तो जब x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो y 0 रहेगा, और जब x 1 रहेगा तो y कितना रहेगा, वो भी 1 रहेगा। सो अगर यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये पॉइंट बन गया आपका 1,1 जो लाइन के ऊपर है, और इसमें से आपका पैराबोला पास होने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऐसा थोड़ी देर के लिए मानते हैं हम लोग, ऐसे भी रफ फिगर ही निकालते हैं, और ये इधर है दूसरा, ठीक है। अब आपको जो एरिया निकालना है बेटा, यहाँ पर अच्छे से देखना, हमें जो एरिया निकालना है वो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन है, मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि रीज़न क्या है, आपको जो फंक्शन दिया है वो, हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो, हम जब भी कर्व का एरिया निकालते हैं तो वो अंडर वाला एरिया आता है, मतलब उसके बिलो के रीजन का एरिया आता है, मतलब आप अगर इसका यूज़ करके एरिया निकाल रहे हो तो नीचे वाला एरिया मिलेगा। ये कोऑर्डिनेट है 1,1, सो इसका हाइट भी 1 है और लेंथ भी 1 है, तो आपको इसके नीचे का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो और उसमें से ये नीचे वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दो, तो आपको बीच वाला एरिया मिलेगा। सो आप रिक्वायर्ड एरिया बोल के लिख सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया बड़ा है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 1 है, हाइट भी 1 है, तो हाफ ही आएगा एरिया। सो हाफ में से सबट्रैक्ट करना है 0 से लेकर तो 1 तक, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सो 1/2 माइनस इसको एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर तो 1 तक, सो 1/2 माइनस अपर लिमिट रखेंगे 1/3, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/6 स्क्वायर यूनिट आएगा आपका एरिया, ठीक है। सो आंसर देखेंगे 15C, ठीक है। सो सही है, 1/6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आता है, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा 15th एग्जाम्पल। बचे 5 एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन के, वो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।